I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. अभी मैं क्लासेस लेने के बस जस्ट अभी सोच रहा था कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। अभी आप इतनी रात में, मैं 11:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और इतनी रात में अगर आप खेलोगे तो कहोगे ये कोई खेलने का टाइम है, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो कोई नहीं कहेगा अरे ये पढ़ने का टाइम है। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता भाई, ठीक है। कभी भी आप पढ़ सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ सकते हो, दोपहर में पढ़ सकते हो, ठीक है, सपने में भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, यही आज का मोटिवेशनल कोट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इम्यूनिटी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और बताना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, प्यार वार का एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। इम्यूनिटी में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि एक प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं फिर से उसको बता दूंगा। अब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ में तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्स मतलब आते कहाँ से, ये रिस्पॉन्स देता कौन है। देखो सिंपल सी बात है, हम इम्यूनिटी को एकदम हमने, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें सोल्जर का एग्जाम्पल लेके बताया था, ठीक है, कि जो सोल्जर्स होते हैं, जैसे कुछ अगर आपको डिफेंस चाहिए तो कुछ स्पेसिफिक डिफेंस चाहिए होता है कभी कभी। जैसे आपको कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं, वो स्पेशल फोर्स स्पेशल काम करती हैं। अगर आपको टेररिस्ट को मारना है तो आप सिंपल पुलिसमैन को नहीं भेज सकते, आप सिंपल फोर्स नहीं भेज सकते, उनके लिए अलग फोर्सेस होती हैं। कमांडोज़ होते हैं, कमांडोज़ का अलग काम होता है, ठीक है। जो फ्लाइट जो मतलब ये जो जेट होती हैं, ठीक है, जो फाइटिंग जेट्स होती हैं, उनको उड़ाने के लिए अलग होता है, मतलब अलग अलग स्पेसिफिक काम होता है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक रोल हो जाए, ठीक है, जहाँ पे भी स्पेसिफिसिटी का काम आ जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सेल्स ही काम आएंगी। जैसे मैंने इन्नेट के बारे में बताया, तो इन्नेट में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी, ठीक है, कोई भी गया चलो ठीक है, हाँ कोई भी आ रहा है उसको रोक लो, मार दो, ठीक है। लेकिन जब स्पेसिफिसिटी के काम आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग सेल्स होंगी, डिफरेंट सेल्स होंगी, वो आएंगी और वो रिस्पॉन्स देंगी। तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब बात यह है कि भाई सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन सी जो सेल्स हैं जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती हैं। भाई हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा है, अभी हमने लास्ट क्लास में प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स मैंने समझा दिया था। अब ये दोनों रिस्पॉन्स कौन सी सेल्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने हेडिंग भी लिखा दी है कि हाउ दीज रिस्पॉन्सेस कैरीड आउट, ये रिस्पॉन्सेस आते कैसे हैं, कौन करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। कभी कभी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ना होके कुछ और भी केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो करेंगे वही काम एंटीबॉडीज़ वाला ही, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, एंटीजन को पकड़ लेंगी, उनको पकड़ के और उनको तोड़ देंगी, उनको मार देंगी, ठीक है, जिससे हमें डिजीजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो पहली बार अगर पकड़ेंगी तो बेचारी तोड़ ही नहीं पाती, क्योंकि वो समझ नहीं पाती वो कैसे उन पर हमला करें, कैसे उसको तोड़ें, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार ऐसा होता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती हैं। तो ये दोनों रिस्पॉन्सेज आते हैं दो सेल से। आपने 11th में पढ़ रखा है कि लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इज़ अ टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में आप ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स दो कैटेगरी आपने पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो दो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, समझ में आ गया। यही दोनों लिम्फोसाइट्स मिलके हमें ये रिस्पॉन्सेस देते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो हम लोग यही इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बी और टी क्या होते हैं, ये तो क्लियर हो गया, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स हैं तो क्या करते होंगे, जैसे बी है वो डायरेक्टली एंटीबॉडी बनाता है, यही जो बी है यही स्पेसिफिक है, ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। और ये घूमता रहता है, घूमता रहता है मतलब मारता रहता है। जैसे आज मैं फिर पबजी का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने एक फ्रेंड के मोबाइल में पबजी देखा, वो खेल रहा था, ठीक है, तो वो फायर कर रहा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो फायर कर रहा था मतलब अटैक कर रहा था। तो अटैक करने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तो वो जान लो क्या है, बी है। बी क्या करता है, घूमता रहता है बॉडी में, ब्लड के थ्रू घूमता रहता है, और जहाँ पे भी उसको एंटीजन मिलता है उसको एंटीबॉडीज़ बना के उसको किल कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आपने जो गेम होगा उसमें देखा होगा, कुछ लोग एक ही जगह रहते हैं और वहीं पे रह के फायर करते रहते हैं, तो वो जान लो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो एक जगह रह के स्पेसिफिक साइट पे रह के और वो रिस्पॉन्स दे, तो वो क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं।
वो केवल बी को हेल्प करते हैं, इसीलिए टी को हम हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया, बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बी और टी प्रोडक्शन कहाँ होता है, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बी और टी सेल्स का। तो आपको पता है ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, जब कोई पर्सन एडल्ट स्टेज में होता है तो उनकी जो बोन मैरो होती है उसी में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनका प्रोडक्शन होता है। तो क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी तो WBC के टाइप है ना, तो इनका भी प्रोडक्शन कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। ये जब एडल्ट लाइफ में होंगे तो बोन मैरो में होगा, लेकिन जब फीटस स्टेज में होते हैं तो लिवर और योक सैक में भी इनका प्रोडक्शन होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन द फीटल स्टेज इज देयर देन व्हाट आर द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, दोज आर लिवर एंड योक सैक। लेकिन जब वो पर्सन एडल्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब बेबी जब बर्थ हो जाती है, एडल्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी में बोन मैरो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, अब देखो साइट ऑफ मैचुरेशन, प्रोडक्शन तो समझ में आ गया, बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो, दोनों का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, दोनों का प्रोडक्शन बोन मैरो में हो रहा है। लेकिन मैचुरेशन अलग अलग होता है, डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होता है। ठीक है, देखो जो टी सेल्स हैं प्रोडक्शन करने के बाद वो कहाँ चली जाएंगी, थाइमस में। तो मैं पता है थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, नियर द हार्ट। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एज के साथ रिड्यूस होती रहती है। आपने जब NCERT पढ़ोगे तो NCERT में भी लिखा हुआ है। मतलब अगर मान लो ये ग्लैंड, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 2 सेंटीमीटर की थी जब बर्थ हुई थी, तो धीरे धीरे ये 1.8 हो जाएगी, फिर 1.7 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, इसकी साइज़ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे जब ओल्ड एज हो जाती है तो उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे आजकल आप सुन रहे हो कि 10 ईयर के पहले, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वाकई में वीक होती है, क्योंकि वो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कम आता है उनकी बॉडी में। और जिनके 60 अबव होते हैं, 60-65 अबव होते हैं, उनके बॉडी में इम्यूनिटी उनकी क्यों वीक हो जाती है, उसका रीज़न ये भी है कि जो थाइमस होती है वो रिड्यूस हो जाती है काफ़ी। ठीक है, तो टी सेल्स कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, थाइमस में, वहीं पे इनका डिफ्रेंशिएशन होता है। समझ में आया? ठीक है, लेकिन जो बी सेल्स है ना, वो बोन मैरो में उनका प्रोडक्शन भी होता है और मैचुरेशन भी वहीं होता है। ठीक है, दोनों यहीं होता है, ये कहीं माइग्रेट नहीं करती। तो देखो याद करने का तरीका है, बी लिम्फोसाइट्स और बी फॉर बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट्स एंड टी फॉर थाइमस। बस ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, अपने बच्चों को भी बताओगे भैया टी लिम्फोसाइट्स एंड टी फॉर थाइमस। ठीक है, और बी फॉर बॉल नहीं, बी लिम्फोसाइट्स एंड बी फॉर बोन मैरो। क्लियर है? तो ये हो गया कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ पे मैचुरेशन हो रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब सबसे पहले पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। देखो टी लिम्फोसाइट्स में थोड़ा सा आपको एक ब्लैंक स्लाइड में लेके थोड़ा सा बता दूं पहले कि जैसे टी लिम्फोसाइट्स ना अलग अलग मतलब पार्ट में चले जाते हैं, अलग अलग सेल्स पे चले जाते हैं। तो सपोज़ ये कोई सेल है ठीक है, अब इस पर ऐसे लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, ये होती हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये सेल है, मान लो कोई एंटीजन इस पर अटैक करता है। ठीक है, एंटीजन इस पर क्या करता है, अटैक करता है। तो जब एंटीजन अटैक करता है तो ये जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं ये एंटीजन को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही एंटीजन आता है ये प्रोलीफरेट करने लगते हैं। इनका मतलब ये जो रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है, यहीं पे टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इसी रिसेप्टर्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जैसे ही एंटीजन आती हैं इनमें प्रोलीफरेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन होने लगता है। ठीक है, और ये नंबर में बढ़ सकती हैं, नंबर भी इनके बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये इससे फाइट करती हैं, मतलब ये इसको रोकती हैं। तो हो क्या रहा है कि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो घूम नहीं रही है, वो क्या है, एक ही जगह है। ठीक है, वो रिसेप्टर्स होते हैं वहीं पे रहती है, और अगर कोई एंटीजन यहाँ आएगा तभी उसको किल करेंगी, बाकी ये घूम घूम के किल नहीं करती हैं। समझ में आया? तो ये सेल के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही हैं, मतलब किसी सेल पे प्रेजेंट होंगी, उसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है, अंदर प्रेजेंट होंगी तब तो सेल पे अटैक ही हो जाएगा। उसके ऊपर जो प्रेजेंट होंगी रिसेप्टर्स पे, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये एनकाउंटर करती हैं। क्लियर है? इसीलिए ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं उनको बुलाते हैं हम CMI। अब CMI का फुल फॉर्म हो गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो कौन डेवलप करता है, टी लिम्फोसाइट्स डेवलप करता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पे। टी लिम्फोसाइट्स आल्सो नोन एज हेल्पर सेल्स, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये केवल किसकी हेल्प करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं।
और जो एड्स डिजीज़ होती है ना, उसमें यही लिम्फोसाइट्स का इसी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं वायरस, ठीक है। इसीलिए बॉडी की इम्यूनिटी क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। अब देखो, ये जो जिस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसको बुलाते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। आपने अभी इन्नेट और एक्वायर्ड पढ़ा, फिर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हो, सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर मतलब जो सेल्स बाई सेल आए, सेल के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप हो, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं CMIS, सेलुलर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये कौन डेवलप करता है, टी लिम्फोसाइट्स डेवलप करता है। क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, और वो रिएक्शन जो होता है, जो उनके बीच में रिएक्शन होता है, उससे ट्रिगर क्या होती हैं, साइटोकाइंस। एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती है, क्या बनाती है, साइटोकाइन। और यही साइटोकाइन रिलीज होके उस एंटीजन को क्या करते हैं, किल करते हैं। समझ में आ गया। तो सिंस टी सेल्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, ठीक है, अगर ये स्पॉट पे प्रेजेंट नहीं है तब तो वो अटैक हो जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर कोई सोल्जर है और अपने चेक पोस्ट पे नहीं है तो उसकी चेक पोस्ट पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको अपनी चेक पोस्ट को बचाना है तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ऐसे ही टी लिम्फोसाइट्स के साथ भी है। समझ में आ गया। अभी टी लिम्फोसाइट्स के बारे में और थोड़ा आगे पढ़ोगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। क्लियर है। तो टी लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन मैचुरेशन समझ में आ गया, और किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, CMI क्या होता है और वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ बी लिम्फोसाइट्स पे। बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन मैचुरेशन बोन मैरो में ही होगा। अब देखो, ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, है ना, ठीक है। और ये कितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, देख सकते हो 20 ट्रिलियन पर डे, ठीक है, ट्रिलियन पर डे, इतनी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। और ह्यूमरल, देखो जहाँ पे भी ह्यूमरल वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फ्लूइड। ह्यूमरल मतलब क्या होता है, फ्लूइड। तो ये क्या करती हैं, फ्लूइड के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, मतलब ब्लड के थ्रू। एक्चुअली इनका प्रोडक्शन और मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है, वहीं पे ब्लड का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये ब्लड के साथ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और घूमती रहती हैं, ये एक जगह नहीं होती। जैसे अभी टी लिम्फोसाइट्स में मैंने बताया कि वो एक स्पॉट पे प्रेजेंट होंगे बस, अगर वहीं पे एंटीजन आया तो वहीं पे किल करेंगे बस, ये घूम घूम के क्लीन नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, ये पूरे बॉडी में घूमा करते हैं। अब देखो भाई, जो घूमेगा वो मरेगा भी ज़्यादा, आजकल यही तो हो रहा है। कोरोना वायरस में जो ज़्यादा घूम रहा है उसको कोरोना हो जा रहा है। तो यही कंडीशन इसकी भी बेचारे की होती है, बी लिम्फोसाइट्स की, कि 30% बनाता तो है, पूरा जो लिम्फोसाइट सर्कुलेट होते रहते हैं, ये 30% उसका बनाता है। और इसकी लाइफ साइकिल, जो लाइफ स्पैन होता है, सॉरी, वो डेज़ और वीक में होता है। 2 दिन में भी मर जाता है, 1 हफ्ते में भी मर सकता है, ठीक है। और देखो, टी और बी का जो रेशियो होता है 3:1, मतलब जो बी होती हैं उनका प्रोडक्शन कम होता है, और जो टी होती हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है 3:1 में, क्योंकि ये बनती रहती हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या बार बार बनती भी रहती हैं और डिस्ट्रॉय भी होती रहती हैं, इसलिए इनका रेशियो क्या रहता है, कम रहता है। क्लियर है। और ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमरल इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसको हम, या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी मतलब क्योंकि एंटीबॉडी बना के एंटीजन को क्या करती हैं, किल करती हैं, माइक्रोब को किल करती हैं, इसीलिए हम इसको बुलाते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्लियर हो गया कि बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं और टी लिम्फोसाइट्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट समझ में आ गया। क्लियर है। अब देखो, पहली बार जब कोई पैथोजन एंटर करेगा तो इनकी जो मेमोरी सेल्स होती हैं बी लिम्फोसाइट्स की, वो एक्टिव नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उसको कभी एनकाउंटर नहीं किया। लड़ती तो हैं लेकिन उसको, मतलब उस पर जो है ओवरकम नहीं हो सकती, मतलब उसको रिकवर नहीं कर सकती, ठीक है, उस पर डोमिनेट नहीं हो पाती। लेकिन अगर वही पैथोजन फिर से अटैक करता है तो इनके पास मेमोरी होती है पहले एनकाउंटर की। वो मेमोरी किसकी है, पहले एनकाउंटर की, और ये इंस्टेंटली बहुत तेज़ रिस्पॉन्स करती हैं, और इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत तेज़ आता है और हमें डिजीज़ेस जल्दी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मैंने आपको कोरिलेट भी कर दिया दोनों से। अब देखो, जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, सिस्टम है, इज़ एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पे आ जाएंगी, देखो प्लाज्मा में आ जाएंगी। अभी आपने कोरोना में एक देखा था ना, प्लाज्मा थेरेपी। अब समझ में आ गया वो थेरेपी क्या होती थी। देखो, किसी को अगर कोरोना हुआ, किसी के बॉडी में अगर कोरोना वायरस एंटर हुआ, तो उसकी बॉडी में जब कोरोना वायरस एंटर होगा तो उसकी बॉडी क्या बनाएगी, जब उसका ट्रीटमेंट होगा, जब उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडीज़ बनेगी। एंटीबॉडीज़ कौन बनाएगा भैया, बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा। और वो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। हम इसी प्लाज्मा को निकाल लेंगे,
क्योंकि प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। और इसी प्लाज्मा को किसी और इन्फेक्टेड पर्सन में जब ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, और वो एंटीबॉडीज़ इस वायरस को क्या कर सकती हैं, इस वायरस पे अटैक कर सकती हैं, इस वायरस को ख़त्म कर सकती हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इसी थेरेपी को क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी को मतलब बहुत ज़्यादा प्रीवेल नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं हो पाया। पहले तो चला तो था कि हाँ ये एक स्टेप बढ़िया मिल गया है, ठीक है, कि प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखा गया कि प्लाज्मा थेरेपी के इल इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी को फिर रिफ्यूज़ कर दिया गया, ठीक है। वही एंटीबॉडी लिम्फ में भी होगी, और भी जो एक्सटर्नल सेक्रीशन होता है ब्लड से, उसमें भी वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होने की वजह से जो एंटीजन है, जो माइक्रोब है, वो उसको किल कर देती हैं। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया AMIS, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सबने सुना होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट आपने बहुत सुना है, ठीक है, आपके सामने एक सर भी हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, ठीक है। कब ज़रूरत पड़ती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, जब ऑर्गन काम करना बंद कर दें, सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी की किडनी है और वो किडनी फिल्टर प्रॉपर नहीं कर पा रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो हमारे पास दो रेमेडी होती है, या तो हेमियोडायलिसिस, ठीक है, जिसको डायलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, और या तो उसका किडनी क्या कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें, हटा के दूसरी किडनी लगा दें। अब दूसरी किडनी लगाना तो वो तो है नहीं कि पेन की रिफ़िल चेंज कर दें कि भैया पेन की रिफ़िल ख़राब हो गई, हटाओ दूसरी लगा दो, ऐसा इतना ईजी प्रोसेस तो होगा नहीं, ठीक है। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो कब ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट इज़ द नीड क्या है, क्योंकि और कोई रेमेडी ही नहीं है ना। जैसे हार्ट, ठीक है, अब जैसे किडनी का तो चलो हेमियोडायलिसिस आ गया, लेकिन लीवर का, हार्ट का कोई और मतलब उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और जो है उसके और कोई रेमेडी नहीं है, उसके लिए केवल हमें उसका ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये दो नए टर्म हैं आपके लिए, डोनर और ग्राफ्ट। डोनर तो सब लोग को पता होगा, ठीक है, कि जो डोनेट करें, और ग्राफ्ट मतलब वो पार्ट जो उसकी बॉडी से ले आके किसी रेसिपिएंट बॉडी में लगाया जाए। रेसिपिएंट मतलब मैं एक ब्लैंक साइड फिर से ले रहा हूँ। देखो जैसे कोई एक पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब इसका पता लगा हार्ट जो है, या किडनी ले लेते हैं, किडनी सबसे ज़्यादा फेलियर होती है, ठीक है। इसकी जो किडनी है वो फेल हो गई, मतलब वो काम नहीं कर रही है। समझ में। अब ये दूसरा पर्सन है, ये कोई और पर्सन है, इसके पास दो किडनी है, ठीक है, दोनों किडनी काम कर रही हैं, तो इस किडनी को हम ले लेंगे। तो इस किडनी को क्या बुलाएंगे, इस किडनी को बुलाएंगे, ये किडनी हम कहाँ से ले रहे हैं, डोनर से ले रहे हैं, और इसको हम बुलाएंगे क्या, ग्राफ्ट। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। तो ये डोनर हो गया और ये क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। तो डोनर से क्या लेंगे, ग्राफ्ट लेंगे, और उसको रेसिपिएंट में क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। समझ में आ गया, ठीक है, कि डोनर और ग्राफ्ट क्या होते हैं और रेसिपिएंट क्या होता है। रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव करे, मतलब जिसके बॉडी में उस ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा टर्म है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन है और उसकी ब्रेन डेड हो चुकी है, ठीक है, और वो बहुत बीमार है, मतलब उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो चुके हैं, कुछ ही ऑर्गन बचे हैं, तो उन कुछ ऑर्गन को वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिससे उस ऑर्गन से दूसरों की लाइफ बचाई जा सके, क्योंकि उसकी लाइफ तो अब ख़त्म है, मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। और जिनकी ब्रेन डेड हो जाती है, जिनका ब्रेन ही नहीं काम करता, जो कोमा में चले जाते हैं परमानेंटली, तो उनके बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरे किसी जो नॉर्मल पर्सन है उसकी लाइफ को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंपेनिंग चलती है, आप इसके बारे में पढ़ते भी रहोगे, ये प्रोजेक्ट भी बना सकते हो उस पर। अब देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बाधाएँ क्या क्या हैं। पहला कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है। जैसे अगर आपने देखा होगा जो बिट्स होती हैं, मतलब बिचेस होती हैं, जो डॉग्स होते हैं, जब वो बेबी बर्थ देते हैं तो उनके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, तो वो अपने बेबीज़ को पहचानते हैं कि ये हमारे बेबीज़ हैं। अगर आपने वहाँ पे कोई और बेबी रख दिया तो वो पहचान जाएंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे। ये एनिमल्स के अंदर ये बिहेवियर होता है कि अपने बेबीज़ को वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं और दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। सेम एज़ हमारे बॉडी में भी होता है कि अगर हमारे बॉडी में
जो हमारी सेल हमारी खुद की सेल्स हैं, और नॉन सेल्फ मतलब जो हमारी नहीं है, उन दोनों को हमारी बॉडी पहचानती है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो पहचानती है। कैसे पहचानती है? सेल मेडिएटेड। वहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी काम आएगी? सेल मेडिएटेड। जैसे ये कोई सेल है और ये कोई एक सेल है, इन दोनों में रिसेप्टर प्रेजेंट है, मतलब टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। ये दोनों सेल्स एक दूसरे को क्या करती हैं? पहचानती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी इम्यूनिटी है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आए? दो सेल्स के बीच में हो, सेल्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको बुलाते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो, अब हमने पता लगा ये दोनों सेल थी, ये दोनों सेल थी। अब इस सेल, ये सेल ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई, ये लो ख़राब हो गई, ठीक है। अब इसकी जगह हमने कोई और सेल लेके आए, लो, इस जैसे ही इसके पास ये वाली सेल पहुंची, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, इस पर अटैक कर दिया और इसको क्या कर देगी? मार देगी। क्यों? क्योंकि ये पहचान गई कि ये तो हमारी खुद की है ही नहीं। जब हमारी खुद की नहीं है तो इसके लिए इम्यूनिटी बना लेगी, एंटीबॉडीज़ या कोई और केमिकल प्रोड्यूस करेगी और इस सेल को क्या कर देगी? इस सेल को किल कर देगी। सेल मतलब, अब देखो, सेल मतलब ऑर्गन। अब आपने कोई भी ऑर्गन कहीं से लिया है, किसी की किडनी फेल हो गई तो आपने किसी की भी किडनी निकाली और उसके बॉडी में जैसे ही ट्रांसप्लांट करोगे आप, ठीक है, जैसे कोई उसकी सर्जरी होगी, तुरंत मतलब इमीडिएटली वहाँ की जो मतलब लोकल सेल्स हैं वो तुरंत उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और उसको तुरंत वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देंगी, और जिससे पर्सन की बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, और वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट मतलब उसको मतलब वहाँ पे उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा और ग्राफ्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, और जिससे पर्सन की भी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब देखो, अगर हमें चाहिए कि हम ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाएं, तो देखो, जो कंपेटेबिलिटी होती है, मतलब जो ऑर्गन की जो कंपेटेबिलिटी होती है, मतलब उसको अपनाना, कंपेटेबल मतलब अपनाना, मतलब वो वहाँ पे कंपेटेबल हो, वहाँ पे काम कर पाए। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम कहीं से भी किसी भी डोनर से हम ग्राफ्ट को ले आते हैं, नहीं। जैसे किसी एनिमल से ले आए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, किसी प्राइमेट से ले आए, किसी और प्राइमेट से ले आए, किसी और ह्यूमन बीइंग से ले आए, ठीक है, तो कैन नॉट मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। मान लो आज आपने ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया, आज नहीं रिजेक्ट हुआ, सो रही थी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, रात ज़्यादा हो गई थी तो 2 दिन बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन डिस्ट्रॉय ज़रूर हो जाएगा वो। समझ में आया? तो इसके लिए करेंगे क्या? अब देखो, दोनों ही प्रॉब्लम है, एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करना है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, CMI जो है, वो हमारी, अगर कोई और सेल हमने वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी, वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना के उसको ख़त्म कर देगी, मार देगी, ठीक है। अब करेंगे क्या? अब क्या है रेमेडी, क्या है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिए हैं कि क्यों ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन होते हैं उसको रिजेक्ट क्यों कर देता है। देखो, एक HLA होता है, मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। एंटीजन आपको पता है ना, कोई भी अगर कोई भी फॉरेन चीज़ अगर हमारे बॉडी में एंटर कर रही है तो वो क्या बनाएगी? एंटीजन बनाएगी, ठीक है। तो जो HLA होता है, ठीक है, एंड डोनर का जो HLA होगा, ठीक है, उसके लिए HLA जीन्स भी होंगे, तो जैसे ही किसी की रेसिपिएंट की बॉडी में जाएगा, तुरंत उसके लिए क्या बनने लगेगी? एंटीबॉडीज़, मतलब उसको वो तुरंत रिजेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इफ़ द HLA प्रोटीन ऑन द डोनर सेल्स डिफर फ्रॉम रेसिपिएंट, जो डोनर की जो सेल्स हैं उसका HLA मतलब उसका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? जिसके बॉडी में हम उसको लगाने जा रहे हैं उससे, तो वो पक्का है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक्स्ट्रा है, आपके NCERT में नहीं दिया था कि क्यों कोई ऑर्गन रिजेक्ट हो सकता है, उसका बायोलॉजिकल रीज़न क्या है। तो HLA कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं। जो ग्राफ्ट होते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं हम, ये देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। एक तो ऑटोग्राफ्ट होता है, ऑटोग्राफ नहीं ऑटोग्राफ्ट है, याद रखना, ठीक है। ऑटोग्राफ मतलब एक पर्सन है, उसी की बॉडी से अगर हम ग्राफ्ट ले लें, जैसे किसी की स्किन बर्न हो जाती है ना, तो उसी की बॉडी से ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। उसके बाद आइसोग्राफ्ट मतलब होता है कि अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो तुम्हें पता है जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके DNA 100% सेम होते हैं, उनके जो टिश्यूज़ होंगे, इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो सब 100% सेम होगा। तो अगर हमने किसी आइडेंटिकल ट्विन से ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट, जो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। एलोग्राफ्ट मतलब क्या होता है? एलो मतलब होता है कहीं
और का मतलब जैसे कोई सिबलिंग से ले रहे हैं, कोई एक पर्सन है किसी उसी पर्सन के कोई रिलेशन से उसको ले रहे हैं तो उसको बुलाते हैं एलोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट मतलब किसी उसी सेम स्पीसीज़ का होता है लेकिन वो डिफरेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है, ठीक है, सेम स्पीसीज़ का होता है लेकिन मेंबर अलग होता है, सिबलिंग नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। क्लियर है? मतलब अगर सिबलिंग के बीच में अगर ऑर्गन का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो एलोग्राफ्ट है। सिबलिंग नहीं है, किसी और पर्सन से ले रहे हैं, सेम स्पीसीज़ का है, तो उसको बुलाते हैं हम जीनोग्राफ्ट। तो ये इतने टाइप के ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली जब भी किसी की स्किन बर्न हो जाती है तो ऑटोग्राफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसी कंडीशन में उसी की बॉडी की स्किन को उसके बॉडी में ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब देखो कैसे हम ऑर्गन के रिजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ ही लिया कि ऑर्गन का रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके रिजेक्शन को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो देखो, जितने भी ऑर्गन, अगर आप किसी का ऑर्गन फेल हो रहा है और किसी का ऑर्गन आपको मिल गया, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैचिंग दोनों मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मैचिंग नहीं कराया और डोनेट कर दिया रेसिपिएंट में, जैसे ही वो ऑर्गन जाएगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने थर्ड पॉइंट पे लिख रखा है लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए, सबसे पहला यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब आप ट्रांसप्लांट कर दोगे तो इम्यूनो सप्रेसेंट लगाएंगे, इंजेक्शंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे जो इम्यूनिटी है वो शांत रहे, क्योंकि इम्यूनिटी कभी भी जाग सकती है, कभी भी वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं जो भी ग्राफ्ट होगा उसके लिए। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट देते रहते हैं, जिससे वहाँ की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस रहती है, जिससे वो ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर सकती जल्दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑर्गन ले कहाँ से, सिबलिंग से लें, किसी और से ना लेके, सिबलिंग मतलब जिनका ब्लड रिलेशन है उनसे लें, तो उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक तो ब्लड ग्रुप सेम होगा और दूसरा उनके जो टिश्यूज़ होंगे वो लगभग सेम हो सकते हैं। अगर किसी की स्किन बर्न हो गई है और स्किन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसी के बॉडी में लें, मतलब उसी के बॉडी से, किसी और पार्ट से उसी के बॉडी से ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट है, द ग्राफ्ट इज़ नॉट वेस्कुलराइज्ड। ग्राफ्ट के साथ साथ हम उसकी ब्लड वेसल्स और ये सारी चीज़ें ना ले लें, समझ में नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ्ट वेस्कुलराइज्ड नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में टी लिम्फोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोवाइड कराती है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और यही रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये बड़ा टॉपिक था, ये मैंने ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना। और देखो इतनी रात हो रही है लेकिन तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव सम वर्क, ठीक है, मुझे कुछ काम था, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू स्किप योर क्लासेस, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका एक दिन का नुकसान हो, ठीक है। सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।